नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं उनके बारे में हमारे जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि उन्होंने भारतीय राजनीति में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी। हाँ, मतलब एक बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से उठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। बिल्कुल। और ये जो दस्तावेज है हमारे पास, ये उनके सफर को काफी दिलचस्प तरीके से बयान करते हैं। हाँ, ये जानकारी जो है ये अरविंद केजरीवाल के जीवन का एक पूरा खाका खींचती है। उनके बचपन से लेकर फिर वो एक सरकारी अफसर बने, उसके बाद आंदोलनकारी और फिर आखिरकार मुख्यमंत्री। और उनके कुछ खास कामों का जिक्र भी है इन स्रोतों में। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा साफ है। ये जो सूत्र हैं इनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की कहानी के अहम मोड़ क्या थे, उनका राजनीतिक उदय कैसे हुआ। हाँ, और उनके योगदानों को ये दस्तावेज किस नजरिए से देखते हैं ये समझना जरूरी है। और देखिए, इन दस्तावेजों की खास बात ये भी है कि ये एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं जिसके पास इनके मुताबिक न कोई पुरानी राजनीतिक विरासत थी, सही, न कोई बहुत ज्यादा संसाधन थे। शुरू में कहा गया है कि बस ईमानदारी और जनता का साथ, इसी के बूते वो राजनीति में आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सफर की परतें खोलना। क्या कहती है कहानी? कहानी शुरू होती है 16 अगस्त 1968 से। हरियाणा का हिसार जिला है, वहां का सिवानी कस्बा। अच्छा। पिताजी गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और स्रोत बताते हैं कि उनकी, जैसे हर पिता की इच्छा होती है, ख्वाहिश थी कि बेटा खूब पढ़े लिखे देश का नाम रोशन करे। और बचपन के माहौल का भी जिक्र है इन स्रोतों में। हाँ, और ये दिलचस्प है। सूत्र इस बात पर काफी जोर देते हैं कि उनके घर का माहौल सादगी भरा था, ईमानदारी, अनुशासन, इन मूल्यों पर जोर था। और इसका श्रेय उनकी माँ गीता देवी और पिताजी दोनों को दिया गया है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है ना कि ये जो शुरुआती साल होते हैं, हाँ, जो बचपन के सबक होते हैं, बिल्कुल, वही आगे चलकर इंसान का रास्ता तय करते हैं। इन विवरणों में ये बात काफी उभर कर आती है। सही कहा। फिर पढ़ाई लिखाई उसमें कैसे थे? दस्तावेज बताते हैं कि पढ़ाई में काफी तेज थे। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। आईआईटी खड़गपुर है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो भारतीय राजस्व सेवा मतलब IRS, उसमें अफसर बन गए। अच्छा, IRS अधिकारी। यहाँ तक तो सफर एक तरह से सीधा लगता है ना, एक अच्छी पढ़ाई, फिर एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। हाँ बिल्कुल, एक तयशुदा रास्ता कह सकते हैं। लेकिन यहीं पर, जैसा आपने कहा, कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। क्या हुआ वहाँ? जानकारी ये बताती है कि IRS में काम करते हुए उन्होंने सरकारी सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार देखा, उसको करीब से महसूस किया। उससे वो काफी बेचैन हो गए। मन में एक उथल-पुथल मची और इन कागजात में लिखा है कि यही वो पल था जब उन्होंने तय किया कि कुछ करना होगा, देश को बदलना होगा। मतलब नौकरी छोड़कर? ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। बहुत बड़ा। सोचिए, एक सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली, सम्मानजनक नौकरी छोड़कर सामाजिक सक्रियता की अनिश्चित राह पर निकल पड़ना। ये एक अहम मोड़ था उनकी जिंदगी का। और सूत्र शायद इसी तरफ इशारा करते हैं कि यही उनकी आगे की यात्रा का सार छुपा हो सकता है। वो त्याग वाली छवि शायद। हाँ, एक स्थापित व्यवस्था को, एक आरामदेह जिंदगी को छोड़कर वो बदलाव के लिए कूद पड़े, ऐसा इन विवरणों से लगता है। और शायद इसी छवि ने बाद में उनकी राजनीतिक अपील में भी भूमिका निभाई हो। और नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने किया क्या? सिर्फ सोचा या कुछ किया भी? नहीं, सिर्फ सोचा नहीं, कदम भी उठाए। इन दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने पहले सूचना के अधिकार के लिए काम किया, एक आंदोलन चलाया जिसे पारदर्शिता आंदोलन कहा गया। अच्छा, RTI के लिए? हाँ। और फिर वो जुड़े अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से। हाँ, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन था, मुझे याद है, पूरे देश में उसकी गूंज थी। बिल्कुल। दिल्ली का रामलीला मैदान, लोकपाल बिल, ये सब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया था। ये लोकपाल बिल क्या था, थोड़ा सा बताएंगी हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, देखिए, सूत्र बताते हैं कि ये आंदोलन मूलतः सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्वतंत्र संस्था, जिसे लोकपाल कहा गया, बनाने की मांग कर रहा था। ठीक है। और इसी आंदोलन में, जैसा ये वृतांत बताता है, केजरीवाल को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। हाँ, यहीं से लोगों ने जानने लगे। करोड़ों लोगों ने उन्हें टीवी पर देखा, उनके बारे में पढ़ा। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बड़े जन आंदोलन किसी व्यक्ति को सीधे राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर ला सकते हैं। उन्हें एक तरह का लॉन्च पैड मिल जाता है। सही है। फिर आया साल 2012। यहाँ क्या हुआ? इन जानकारी के अनुसार 2012 में अन्ना हजारे जी से उनके रास्ते कुछ अलग हो गए, मतभेद हुए और उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया।
आम आदमी पार्टी, AAP। हाँ, आम आदमी पार्टी। और पार्टी का नारा बहुत सीधा, बहुत आकर्षक था, ईमानदार राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और सूत्र कहते हैं कि लोगों ने इस पर यकीन किया। हाँ, कहा गया है कि जनता ने इस नई पार्टी और इस नारे को हाथों हाथ लिया, उन्हें एक उम्मीद दिखी शायद। ये एक दिलचस्प मोड़ है, एक सामाजिक आंदोलन से सीधे एक राजनीतिक दल बना लेना। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव था। ये सिर्फ व्यवस्था का बाहर से विरोध करने के बजाय व्यवस्था के अंदर जाकर उसे बदलने की कोशिश थी। मतलब सड़क के संघर्ष को संसद तक ले जाना। हाँ, कुछ ऐसा ही। सक्रियता से शासन की तरफ एक कदम, ऐसा ये विवरण इशारा करते हैं। और फिर दिल्ली की राजनीति में उनकी एंट्री हुई, वो भी काफी नाटकीय ढंग से हुई है ना। हाँ, बिल्कुल। 2013 में पहली बार चुनाव लड़े और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो सरकार तो सिर्फ 49 दिन चली थी। हाँ, 49 दिन। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर आया 2015 का विधानसभा चुनाव। और वहां तो कमाल ही हो गया। हाँ, कमाल ही कहेंगे। जो हुआ उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीत लीं। 67, 70 में से? ये तो अभूतपूर्व था। वाकई सूत्र से एक राजनीतिक भूचाल की तरह बताते हैं। और इसके बाद 2020 के चुनावों में भी पार्टी ने फिर से बड़ी जीत हासिल की। हाँ, 62 सीटें जीती थी शायद। हाँ, 62। और केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये जो लगातार चुनावी सफलताएं मिली, खासकर 2015 वाली, ये पुरानी स्थापित पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इन दस्तावेजों में इसका विश्लेषण कैसे किया गया है? क्यों हुआ ऐसा? ये दस्तावेज इसे जनता की उस गहरी इच्छा का प्रतीक मानते हैं जो भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी और एक नए साफ सुथरे विकल्प की तलाश में थी। एक वैकल्पिक राजनीति की चाहत। बिल्कुल। स्रोत इसे महज एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि पारंपरिक राजनीति के खिलाफ एक तरह का जनादेश मानते हैं। अच्छा, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कामों की बात करते हैं। इन सूत्रों में उनके कामों का भी जिक्र है, जिसे अक्सर दिल्ली मॉडल कहा जाता है। हाँ, दिल्ली मॉडल। इसमें क्या-क्या मुख्य बातें बताई गई हैं? देखिए, कई चीजों का जिक्र है। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के दावे हैं। कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, नतीजों पर ध्यान दिया। फिर वो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेकर आए। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक, ये काफी चर्चा में रहे थे। ये क्या थे असल में? सूत्र बताते हैं कि ये मोहल्लों में, मतलब रिहायशी इलाकों में खोले गए छोटे बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र थे। अच्छा। मकसद ये था कि आम लोगों को उनके घर के पास ही मुफ्त या बहुत सस्ती डॉक्टरी सलाह और बेसिक इलाज, दवाइयाँ मिल जाएं। ये तो आम आदमी से जुड़ा हुआ कदम लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा सस्ती बिजली और मुफ्त पानी देने का भी जिक्र इन दस्तावेजों में प्रमुखता से है। बिजली, पानी, ये तो दिल्ली में बड़े मुद्दे रहे हमेशा से। हाँ, और शहर की साफ सफाई, कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट, इन सब पर भी काम करने के प्रयास बताए गए हैं। तो ये सब मिलाकर जो एक पैकेज बना, उसी को दिल्ली मॉडल कहा गया। हाँ, उसी को इन दस्तावेजों में दिल्ली मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है। और ये उनकी सरकार की एक तरह से पहचान बन गया। सूत्र इसे सिर्फ दिल्ली के लिए ही महत्वपूर्ण मानते हैं या इसका असर बाहर भी देखते हैं? नहीं, सूत्र इसे सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखते, बल्कि वो इसे पूरे देश के लिए एक संभावित मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। अच्छा, किस तरह से? ऐसा लगता है कि ये शासन के एजेंडे को, मतलब सरकार की प्राथमिकताओं को, आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उन पर फोकस करने का एक प्रयास था। पारंपरिक राजनीति से हटकर। बिल्कुल। स्रोत का आंकलन है कि ये मॉडल एक वैकल्पिक शासन का खाका पेश करता है। लेकिन ये भी सच है, जैसा सूत्र बताते हैं, कि ये सफर उनके लिए फूलों की सेज नहीं रहा। हाँ, मुश्किलों का भी जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल है। जानकारी के मुताबिक विरोधियों ने उन पर और उनके मंत्रियों पर कई केस किए। सरकार के काम में रुकावटें डालने के आरोप भी लगे। केंद्र सरकार से भी टकराव की खबरें आती रहीं। हाँ, उसका भी जिक्र है। और यहाँ तक कि उन्हें और उनके सहयोगियों को जेल भेजने की कोशिशें भी हुईं, ऐसा ये दस्तावेज दर्शाते हैं। मीडिया में भी उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। तो काफी संघर्षपूर्ण रहा उनका कार्यकाल। हाँ, इन दस्तावेजों के अनुसार तो काफी संघर्ष रहा। लेकिन इन सारे संघर्षों और चुनौतियों के बीच एक बात जो सूत्र बार बार रेखांकित करते हैं, वो ये कि हर मुश्किल, हर आरोप के बाद वो कथित तौर पर और ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। ऐसा क्यों? सूत्र क्या कहते हैं इस बारे में? सूत्र इसका श्रेय सीधे सीधे जनता के भरोसे और समर्थन को देते हैं।
उनका कहना है कि जनता का विश्वास उनके साथ बना रहा। अच्छा। ये दिखाता है कि राजनीतिक सफर में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, अगर जनता का साथ है, जैसा इन स्रोतों का मानना है, तो टिके रहना संभव होता है। ये राजनीतिक दृढ़ता और सार्वजनिक समर्थन के बीच का जो रिश्ता है उसे उजागर करता है। और एक चीज जो हमेशा उनके साथ जुड़ी रही, जिसका जिक्र इन सूत्रों में भी बार बार आता है, वो है उनकी आम आदमी वाली छवि। हाँ, वो मफलर वाली छवि। हाँ, सर्दियों में उनका मफलर तो एक पहचान ही बन गया। हाँ। आज भी इन विवरणों के अनुसार वो साधारण कपड़ों में दिखते हैं और खुद को बार बार आम आदमी कहते हैं। ये सादगी और आम आदमी की पहचान, जैसा इन दस्तावेजों से पता चलता है, उनकी राजनीतिक अपील का एक बहुत अहम हिस्सा रही है। इसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग दिखाया। हाँ, सूत्र यही इशारा करते हैं कि इसने उन्हें पारंपरिक जो सत्ता के गलियारों से जुड़े हुए माने जाने वाले नेता होते, उनसे अलग दिखने में मदद की और आम लोगों से एक सीधा कनेक्शन बनाने का मौका दिया। हालांकि कुछ आकलन ये भी हैं कि ये एक बहुत सोची समझी छवि है जिसने उन्हें राजनीतिक फायदा भी पहुंचाया है। हो सकता है, राजनीति में छवि का खेल तो होता ही है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी को हमने खंगाला इन सूत्रों के आधार पर। मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, मतलब सार क्या है इस पूरी यात्रा का, जैसा ये सूत्र बताते हैं? देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ तौर पर उभरती हैं। पहली बात जो उनका दावा रहा है और जिसका जिक्र स्रोत करते हैं कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए होनी चाहिए। सेवा का माध्यम। हाँ। दूसरी बात कि अगर ईमानदारी हो, लगन हो, मेहनत हो, तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं, असंभव भी संभव हो सकता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात जो ये सूत्र बताते हैं, वो है जनता से सीधा जुड़ाव और उनका विश्वास। ये सर्वोपरि है। जनता का विश्वास। हाँ, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, हाँ, तो ये कहानी जैसा इन स्रोतों में बताई गई है, ये स्थापित राजनीतिक तरीकों को, ढांचों को
चुनौती देने की एक कोशिश के तौर पर सामने आती है। एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। हाँ, एक वैकल्पिक राजनीति की संभावना दिखाती है कि क्या वाकई बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक अनुभव के, बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के राजनीति में सफल हुआ जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और साथ ही ये इस सवाल को भी और गहरा करती है कि जो जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू होते हैं, हाँ। क्या वो आखिरकार स्थायी राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं? कितने टिकाऊ होते हैं ऐसे बदलाव? इन दस्तावेजों का नजरिया देखें तो वो इस संभावना को लेकर काफी सकारात्मक लगते हैं। दिलचस्प। तो ये थी अरविंद केजरीवाल की कहानी की एक तरह से पड़ताल उन सूत्रों के आधार पर जो हमारे पास थे। हाँ, एक सरकारी अधिकारी से सामाजिक कार्यकर्ता बनना, फिर एक नई पार्टी बनाना और दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। हमने उनके शुरुआती जीवन को देखा, अन्ना आंदोलन से उनका उभार कैसे हुआ, एएपी का गठन, दिल्ली में वो अभूतपूर्व चुनावी जीते। हाँ, और उनका वो कथित दिल्ली मॉडल और उसके मुख्य पहलू और साथ ही उनके सामने जो चुनौतियां आईं, उन पर भी हमने इन दस्तावेजों के नजरिए से बात की। बिल्कुल, ये सफर वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और एक सवाल मन में आता है, जैसा कि इन स्रोतों में दर्शाया गया है, किसी व्यक्ति की गैर पारंपरिक पृष्ठभूमि, मतलब राजनीति से कोई पुराना नाता न होना और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का उसका जो जज्बा है, उसका जो संकल्प है, वो राजनीतिक कामयाबी हासिल करने में और समाज पर असर डालने में कितना मायने रख सकता है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इस तरह के उदाहरण, अगर हम इन स्रोतों पर यकीन करें, तो राजनीति के भविष्य के लिए क्या संकेत देते हैं, खासकर ऐसे समय में जब लोग अक्सर पारंपरिक राजनीति से कुछ अलग, कुछ नए की उम्मीद कर रहे होते हैं। इस पर सोचना चाहिए।